लोग कहते थे कि जब क्रांति होगी तो क्रांति रक्त की नदियों से डूब जाएगी, लेकिन हमने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कोई समाचार नहीं सुना। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब किसी देश की क्रांति में इतने लोग भाग लिए हों और क्रांति रक्तहीन हो। साथियों, ये शब्द हैं 1917 के रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति से जन्मे वहाँ के एक लीडर ट्रॉटस्की के। मित्रों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल उपन्यास एनिमल फार्म। तो मैं आज आपको इतिहास की सैर कराता हूँ और बड़े ही आनंद के साथ। साथियों, आइए चलते हैं एनिमल फार्म। मित्रों, एनिमल फार्म आप अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए इत्मीनान से इस नॉवेल को देखिए, इंजॉयमेंट के साथ। पूरा कॉन्सेप्ट एनिमल फार्म का एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा साथियों, जो कि एलटी ग्रेट जीआईसी लेक्चरशिप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक बार मेरे साथ आप रहिए, मन से, पूरे मनोयोग से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इस नॉवेल के क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, एनिमल फार्म अगर मैं अपने आप में कहूं, इट इज, ये क्या है? इट इज एन अटैक। दोस्तों, ये एक अटैक है किस पर? ऑन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, साम्यवाद पर ऑफ रशिया अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ स्टालिन। ये जो नॉवेल है साथियों, एक अटैक है ऑन कम्युनिज्म, साम्यवाद पर। रसिया में का जो साम्यवाद था, जो कि स्टालिन के, जोसेफ स्टालिन के साम्यवाद, जो डिक्टेटरशिप है, उसकी निरंकुशता है, उस पर ये एक अटैक है। इससे पहले कि मैं कहानी के, एनिमल फार्म की कहानी में अंदर जाऊं, मित्रों, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे आप इस कहानी को एंजॉय कर पाएंगे और रसन रेवोल्यूशन से 1917 की रूस की क्रांति से आप इसे जोड़ पाएंगे। ठीक है, आइए मित्रों, एनिमल फार्म मैं इसे मिटा देना चाहता हूं। ठीक, इसे मिटा के मैं एक बार फिर से एनिमल फार्म लिखता हूं मित्रों। एनिमल फार्म, और इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं जार निकोलस, जार निकोलस सेकंड। इसके बाद साथियों मैं यहां लिखता हूं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये वही कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने कहा था रिलीजन इज ओपियम, धर्म अफीम है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और इसके बाद मैं साथियों इधर लिखता हूं जोसेफ स्टालिन, और मैं इधर लिखता हूं मित्रों ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की, अरे ये पूरा मिट जाएगा, ट्रॉटस्की। कोई बात नहीं, ट्रॉटस्की। ठीक है, अब बड़े गौर से इस बात को समझिएगा। एनिमल फार्म, एनिमल फार्म ये अपने आप में साथियों क्या है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन है ना, मुझे यहां सोवियत यूनियन ही लिख देना चाहिए था, बात एक ही है। सोवियत यूनियन क्या था? यहां पर शासन था किसका साथियों? जार निकोलस सेकंड का। जार, उस समय
धार्मिक समाज था उस जमाने में। जार सारे के सारे चर्चेस का मालिक हुआ करता था और उसका एक अपना निरंकुश शासन होता था। रसिया में जार के शासन से तंग आकर के कार्ल मार्क्स वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं साथियों, एक राजनीतिक विचारक हुए हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपनी लेखनी के जरिए आधी दुनिया का नक्शा बदल दिया मित्रों, लेखनी में वो ताकत थी। कार्ल मार्क्स ने जार निकोलस के निरंकुशता के विरुद्ध लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, और जिसका रिजल्ट ये आया कि उसे कुछ दिन बाद, कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद, जब दो नेता रशिया में पैदा हुए मतलब लीडर हुए जिनके हाथों में रशिया की कमांड आई, वो थे पहले कौन? जोसेफ स्टालिन, और दूसरे थे ट्रोट्स्की। साथियों, दूसरे थे ट्रोट्स्की। आगे चल के जोसेफ स्टालिन ने ड्राइव अवे किया। क्या किया? ड्राइव अवे, खदेड़ा किसे? ट्रोट्स्की को। और अंत में पूरी की पूरी कमांड रशिया की जोसेफ स्टालिन के हाथों में आ गई। अब इस कहानी को, अब इस रियल रूस की क्रांति को मित्रों, मैं जरा इसे अंदर रख लेता हूं माइक को अपने। हाँ, अब पूरी की पूरी कमांड मित्रों किसके हाथों में आ गई? जोसेफ स्टालिन के हाथों में आ गई। अब इस कहानी को, जो रूस की जो रियल घटना है मित्रों, इसे मैं लेकर जोड़ता हूं किसे? एनिमल फॉर्म से, ठीक है। ये जो सोवियत यूनियन है वो क्या है साथियों? एनिमल फॉर्म है। जार निकोलस इस कहानी में कौन है? मिस्टर जोन्स, जो कि एक मेन्योर फॉर्म के मालिक हैं। किसके साथियों? एक मेन्योर फॉर्म चलाते हैं जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। कहानी मैं आगे आपको सुनाऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं कि कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर आप इस बात को सीख लेंगे, जान लेंगे, तो आगे की कहानी आपके लिए क्लिस्टर क्लियर होगी, ठीक है। जार निकोलस है अपने आप में कौन दोस्तों? मिस्टर जोन्स, जो जानवरों को सताता है, ठीक है। क्योंकि आगे की कहानी मैं, ये जो रेड में लिखे हुए हैं साथियों, इनके कैरेक्टर्स को लेकर के आगे की कहानी मैं आपको समझाऊंगा। कार्ल मार्क्स कौन है साथियों? ये है ओल्ड मेजर। एनिमल फॉर्म में ये है ओल्ड मेजर, अपने आप में एक बड़ा सुअर, बोर, अपने आप में बड़ा सुअर। देखिए, एनिमल फॉर्म एक एलिगरी है जिसमें जानवरों के सिंबल के माध्यम से कोई और मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल द एनिमल्स हैव बीन सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड। व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड? हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन हैव बीन प्रेजेंटेड। कार्ल मार्क्स कौन है? ओल्ड मेजर। अब दोस्तों, कार्ल मार्क्स के जाने के बाद पैदा होते हैं दो बड़े बड़े सुअर, यानी ओल्ड मेजर के बाद पैदा होते हैं कौन? दो मेजर सुअर जो लीड करते हैं एनिमल फॉर्म को। कौन है? जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों नेपोलियन। कौन? नेपोलियन। ट्रोट्स्की को रिप्रेजेंट करता है मित्रों स्नोबॉल। एक मिनट, अगर मैं क्लीन कर दूंगा तो ये सारा क्लीन हो जाएगा। स्नोबॉल मिटाता हूं। यस, स्नोबॉल। ये दोनों क्या हैं? मेजर मतलब बड़े बड़े बोर हैं, मेल सुअर हैं, ठीक है, एनिमल फॉर्म में। फिलहाल इतनी बातें, ये सिंबल्स आप क्लियर कर लीजिए। इसे बड़ी इत्मीनान से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको आगे की कहानी की तरफ मित्रों ले चलता हूं।
ठीक है, सारी की सारी कहानी मैं आज आपको दिखा करके और डिस्क्राइब करूंगा। तो साथियों आइए मेरे साथ अगले 1 घंटे के सफर पर चलते हैं, रूस की क्रांति टहल करके आते हैं। दिस चैप्टर, दोस्तों ये चैप्टर डिवाइड है अपने आप में 7 पार्ट्स में, 7 भागों में, 10 पार्ट्स में, यानी पार्ट्स मैं कह सकता हूं कि 10 लेसन्स में 10 पार्ट्स में डिवाइड है। एक एक चैप्टर की को मैं समराइज करूंगा और उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। साथियों स्टार्टिंग होती है किससे? इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्योर फार्म एंड मिस्टर जोन्स। साथियों मिस्टर जोन्स देख ही रहे हैं आप, ये क्या है? ये इनका क्या है? मैन्योर फार्म। मैन्योर फार्म है, मैन्योर फार्म नाम से एक फार्म है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं। होता क्या है कि जो ये मिस्टर जोन्स हैं ये जानवरों का शोषण करते हैं, जानवरों को पीटते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये बिना उन्हें चारा दिए, उनको खाना दिए ये सो भी जाते हैं। ठीक है, बिना भोजन दिए ये सो जाते हैं। उनको जानवरों में बड़ा असंतोष व्याप्त होता है। ठीक है, एक दिन ये देखते हैं, एक दिन ये देखते हैं क्या, एक दिन ये आवाज सुनते हैं रात में। इन्हें लगता है कि कोई लोमड़ी ओमड़ी घुस गई है क्या फार्म में, ये अचानक इतनी हलचल क्यों है। लेकिन मित्रों होता क्या है, ये है ओल्ड मेजर। कौन है साथियों? ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर जो कि उस एनिमल फॉर्म में एक बहुत बड़ा सुअर है, ठीक है, बोर है, बुजुर्ग है, इसलिए इसको सब बड़ा सम्मान करते हैं। मेजर नाम है इसका, लेकिन चूंकि ये ओल्ड है इसलिए ओल्ड मेजर कह दिया गया इसको। ओल्ड मेजर्स स्पीच अबाउट एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। ओल्ड मेजर एक दिन सबको बुलाते हैं, सारे जानवर जितने एनिमल्स हैं फॉर्म में सबको बुलाते हैं और उन्हें कुछ बातें कहते हैं। अब उन बहुत सारे लोगों में यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा साथियों, एक तो है ब्लू बेल। याद रखिएगा इन सब का अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मित्रों। ब्लू बेल है, जेसी है, पिचर है, ये तीनों क्या हैं? डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। बॉक्सर और क्लोवर ये दोनों एक्चुअल में हॉर्सेस हैं। हॉर्सेस क्या हैं साथियों? खच्चर हैं देखा जाए तो। ठीक है, मैं यहाँ हॉर्स ही लिखे दे रहा हूँ बजाय म्यूल के। ये हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, इनफैक्ट खच्चर हैं ये। बेंजामिन है, बेंजामिन अपने आप में एक है डंकी, गधा है। मॉली, मॉली है साथियों, ये अपने आप में क्या है? व्हाइट मेयर, एक सफ़ेद घोड़ी है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों और भी कैरेक्टर्स आते हैं जो भी हैं उस फॉर्म में, वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। तो आधी रात को ओल्ड मेजर ने सबको तलब किया कि आओ भैया। उसने एक संदेश भेजा कि सब लोग आइए, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, और सारे के सारे ये जानवर और इसके अलावा और भी जानवर सब ओल्ड मेजर के सामने बैठ जाते हैं और वो सब ओल्ड मेजर को कॉमरेड कह करके पुकारते हैं। ओल्ड मेजर अपना भाषण चालू करते हैं कि प्यारे साथियों, इंसान ने जब से हमें इस्तेमाल करना चालू किया है अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तब से
इसने हमारा एक्सप्लॉइटेशन करना चालू कर दिया है, तब से ये हमारा बहुत शोषण करता है। और इस पर सारे के सारे जानवर साथियों बहुत ही ओल्ड मेजर की बातों से सहमत होते हैं। वो कहता है कि मैं आप सबको ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी संसार को छोड़ दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को उस ज्ञान से परिचित करा दूं। और बचपन में मैं एक सपना देखा करता था, काहे का साथियों? स्वतंत्रता का। मैं स्वतंत्रता का एक सपना देखा करता था, जिसमें मैं इक्वलिटी देखा करता था, सब जानवरों में समानता देखा करता था। और बचपन में मैं एक गीत भी गाया करता था, बीस्ट सॉन्ग। याद रखिएगा, एनिमल फॉर्म में हर बात का, हर कैरेक्टर का अपना एक सिंबल है, हर ऑब्जेक्ट्स का अपना एक सिंबल है। अगर ये बातें आप सीख लेंगे तो इस कहानी को पढ़ने और सीखने में बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। ये किताब ऐसी है जिसको कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये इट वाज ए बिटर अटैक ऑन रशियन कम्युनिज्म। तो उसने कहा कि जानवरों का जो जीवन है बड़ा कष्ट से भरा हुआ है, जानवरों का जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। और अगर हम देखें तो इस कष्ट के कारण जानवरों का जीवन भी बहुत छोटा हो गया है अब, है ना। पहले जितना जिंदा रहते थे अब नहीं रहते हैं, और उसका कारण क्या है? जानवरों का शोषण किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर जोन्स के द्वारा। मिस्टर जोन्स, जार निकोलस। ओल्ड मेजर साथियों, कार्ल मार्क्स, पॉलिटिकल थिंकर ऑफ रसिया, रूस का पॉलिटिकल थिंकर। इसके अलावा और भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, ठीक है। मैं कार्ल मार्क्स को लेकर के चलता हूं, क्योंकि सबसे फेमस पॉलिटिकल थिंकर यही है। तो इस तरह से अब होता क्या है, इससे इंग्लैंड में अब कोई जानवर स्वतंत्र नहीं है, वो कहता है, और जानवरों का जीवन एक पीड़ा बन गया है। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य। इसका हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ओल्ड मेजर बैठे हुए हैं और सारे के सारे जानवर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। बचपन में कहता है मैं एक स्वतंत्रता का गीत गाता रहता था, और सभी जानवर मेजर के साथ उस गाने को गाने लगते हैं, ठीक है। कौन सा वो गीत कौन सा है? तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है साथियों, सबसे बड़ी चीज है ये जो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड सॉन्ग है, ये जानवरों की इक्वलिटी का गीत है। जानवरों की इक्वलिटी, समानता का एक गीत है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा ठीक है। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इट डिस्क्राइब्स इक्वलिटी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जितनी भी दुनिया में क्रांति होती हैं या हुई हैं, सब कुछ न कुछ आइडियल्स को लेकर के होती हैं साथियों, उनमें कुछ न कुछ आदर्श होता है। लेकिन सबसे बड़ा रोना यह है कि जिन आदर्शों को लेकर के क्रांतियां होती हैं, आगे चल करके वही आदर्श धीरे धीरे कर करके लोग छोड़ देते हैं। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन, और चाहे वो रूस की क्रांति रही हो जो बहुत ब्लडशेड, जिसमें कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, बहुत शांतिपूर्वक वो क्रांति हुई थी, है ना। जार निकोलस भाग गए थे, जब सारे के सारे लोग कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर के जाते हैं तो जार निकोलस भाग जाते हैं छोड़ करके, कोई ब्लडशेड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर सारे के सारे जानवर मिल करके ओल्ड मेजर के साथ गीत गाते हैं। कौन सा साथियों? बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये गीत का टाइटल है। ये सिंबलाइज कर रहा है किसको दोस्तों? फ्रीडम को, कि वो सारे के सारे जानवर उनके मन में एक स्वतंत्रता के बीच जन्म ले लेते हैं। और यहीं से कार्ल मार्क्स यानी ओल्ड मेजर, ध्यान रखिएगा मैं ओरिजिनल और एनिमल फॉर्म दोनों, इस नॉवेल दोनों के ही लेकर के नाम चलता हूं, तभी सारी बातें क्लियर होंगी। यहां पर एक ऐसा आइडिया, विचार जानवरों के मन में पनप जाता है कि अब कुछ भी हो हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हम स्वतंत्रता अपनी ले करके रहेंगे। और होता क्या है साथियों, अब यहां से मित्रों चालू हो जाता है क्या?
ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये जो गीत है ये इतना स्ट्राइक करता है जानवरों को, इतना ज़्यादा स्ट्राइक करता है कि वो सारे के सारे थीम ऑफ इक्वलिटी और रेवोल्यूशन और क्रांति का झंडा, सारे के सारे जानवर क्रांति का झंडा उठा लेते हैं कि बस अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। इतने में मिस्टर जोन्स आवाज सुन करके कि ये कैसी आवाज है, कोई लोमड़ी घुस गई है क्या फार्म में, कहीं ऐसा ना हो अंडे अंडे खा ले। वो आते हैं अपनी गन लेकर के और 2-4 फायरिंग करते हैं। याद रखिएगा इस फायरिंग और इस बुलेट और इस बंदूक का भी सिंबल है आगे चल करके। 2-4 फायरिंग करते हैं और सारे के सारे जानवर अपने स्थान को भाग जाते हैं। वो सारे जानवर यहाँ से अपने अपने स्थान को भाग जाते हैं मित्रों। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर फर्स्ट, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं साथियों चैप्टर 2 की तरफ। अब आते हैं साथियों दूसरे चैप्टर में। ठीक है, होता क्या है, जो हमारे ओल्ड मेजर हैं यानी कार्ल मार्क्स, वो अपना उपदेश वगैरह देते हैं, जानवरों को संगठित करते हैं और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद जानवर 3 महीने तक शोक मनाते हैं। वो सारे के सारे जानवर इस बात को रियलाइज करते हैं कि एक ओल्ड मेजर ही थे जो हमें समझ सकते थे और जिनमें हमारी काबिलियत, उनमें ये काबिलियत थी कि वो हमें संगठित करें और हमारा नेतृत्व करें। लेकिन अब किसी न किसी को तो नेतृत्व संभालना ही है, तो 3 मेजर फिगर डेवलप होते हैं मित्रों। देखिएगा 3, उनमें से जो मेजर फिगर्स हैं वो 3 मेजर फिगर्स डेवलप होते हैं, यानी उस क्रांति से उन 3 का जन्म होता है। किसका किसका साथियों? एक तो है नेपोलियन, दूसरा है स्नोबॉल और तीसरे हैं आप कह लीजिए स्क्वीलर। ठीक है, इनमें से ये 2 मेजर फिगर हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों के तीनों जो बोर हैं, सुअर हैं, जानवरों की कमांड इन्हीं के हाथों में आ जाती है, यानी अब ये जानवरों को संगठित करेंगे। अब ये होता क्या है, हाँ, ये तीनों ही मेजर के, ओल्ड मेजर जो मर चुके हैं, उनके पूरे के पूरे उपदेश को संगठित करते हैं, उनकी बातों को जानवरों तक पहुंचाते हैं। कई दिन तक रात में जानवर जितने हैं उनसे मीटिंग करते हैं और एक दर्शन दे देते हैं। ओल्ड मेजर के सारी की सारी बातों को एक दर्शन का रूप देते हैं। ठीक है, और उसको, उस दर्शन को, उस सिद्धांत को वो कहते हैं क्या दोस्तों? एनिमलिज्म। क्या कहते हैं? एनिमलिज्म। उस दर्शन को कहते हैं एनिमलिज्म। ठीक है भैया, जानवरवाद, जानवर है तो जानवरवाद, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यवाद, मनुष्यतावाद होगा, मानवतावाद होगा, लेकिन ये एनिमलिज्म, उस सिद्धांत को एनिमलिज्म का नाम देते हैं। अब उस जो मीटिंग होती है ना साथियों, उसमें मोसेस है एक कैरेक्टर। मोसेस ये एक अपने आप में रैवन है। ठीक है, कौवा है। ये कौवा शामिल नहीं होता मीटिंग में, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कौवा मीटिंग में शामिल नहीं होता जानवरों की। सारे जानवरों को शक होता है कि ये मोसेस कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर जोन्स का बड़ा खास हो, मिस्टर जोन्स का बड़ा खास हो और हमारी सारी गुप्त सूचनाएं वो मिस्टर जोन्स को पहुंचाता हो। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ध्यान से, कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम, धर्म अफीम होती है, और मार्क्सवाद, साम्यवाद किसी धर्म को महत्व नहीं देता था। इसलिए जब धर्म था ही नहीं, यानी धर्म को महत्व देता ही नहीं था, एनिमलिज्म यानी कम्युनिज्म, इसलिए मोजेस का वहाँ काम भी तो नहीं है।
मोजेस का वहां काम भी तो नहीं है, ये मोजेस वहां से चला जाता है। खैर, तो अब एक दिन क्या होता है, जोन्स, जो मिस्टर जोन्स हैं, जो इस मेन्योर फार्म के मालिक हैं, एक दिन जुए में अपना सारा पैसा वो नष्ट कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और पहली बार क्या होता है, मेन्योर फार्म पर सारे के सारे जानवर अटैक कर देते हैं, सारे के सारे जानवर अटैक कर देते हैं मेन्योर फार्म पर, और वो मेन्योर फार्म का नाम रिप्लेस करके, और मिस्टर जोन्स क्या करता है, वहां से भाग जाता है। मिस्टर जोन्स यानी साथियों कौन, जार निकोलस सेकंड रूस का, एनिमल फॉर्म में मिस्टर जोन्स वहां से अपना मेन्योर फार्म छोड़ करके भाग जाता है, और तब उस मेन्योर फार्म का नाम बदल करके साथियों क्या हो जाता है, एनिमल फार्म कम्युनिज्म, साम्यवाद, एनिमल फार्म हो जाता है। ठीक है, अब एनिमल फार्म देने के बाद नाम, आगे क्या होता है मित्रों, देखिए अब यहां से जोन्स का जो निरंकुश शासन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब आ गया जानवरों का शासन, यानी कम्युनिज्म का शासन, रूस में आ गया कम्युनिज्म का शासन। अब जानवर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए साथियों, न उन्हें रस्सी से बांधा जा सकता है, न उनकी नाक में अब वो जो छेद करके रस्सी डाल देते हैं, लगाम कर्ब डाल देते हैं, ना तो अब उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। ठीक है, वो सोचते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए, ना तो उन्हें पीटा जाएगा। तो जानवरों को उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से अब मिल चुकी है। अब बाक्सर जो एक खच्चर है वो तो बेचारा इतना खुश होता है कि नाचते नाचते अपनी टोपी भी आग में वो फेंक देता है, अरे भाई स्वतंत्रता मिली है उसको। ठीक है, अब पहली बार जानवर स्वतंत्रता मनाते मनाते रात में वो बड़े इत्मीनान से वो सोते हैं, और वे सुबह जो है, जब सुबह होती है तो जानवरों को नाश्ता दिया जाता है, वो फार्म में घूमने निकल पड़ते हैं, सारे के सारे बढ़िया टहल रहे हैं फार्म में। ठीक है, और वो निर्णय लेते हैं कि फार्म को एक संग्रहालय के रूप में रखा जाएगा, एक म्यूजियम रहेगा जिसमें ओल्ड मेजर यानी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड चीजों को रखा जाएगा। स्नोबॉल ने अब यहां पर स्नोबॉल ने सुझाव दिया कि इसका नाम अब मेन्योर फार्म से क्या बन जाएगा, एनिमल फार्म। इसका नाम अब बन जाएगा साथियों क्या, एनिमल फार्म और एनिमल फार्म। और इसके बाद दीवारों पर 7 कमांडमेंट्स, ध्यान रखिएगा साथियों, ये वो आइडियल्स थे, ये 7 आइडियल्स, कमांडमेंट्स, 7 निर्देश, सारे जानवर मिलकर के स्नोबॉल के संरक्षण में, निर्देशन में 7 कमांडमेंट्स बनाई जाती हैं साथियों। इनका सिंबोलिज्म बहुत तगड़ा है, आप जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इन्हें यहां लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा इनको। पहली जो कमांडमेंट थी मित्रों वो थी क्या, व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs। भैया ये जो 2 टांगों पर चलने वाले हैं मतलब मनुष्य, इज एन एनिमी, वो क्या है, हमारे दुश्मन है। व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs, जो ये 4 टांगों वाले हैं, या फिर और हैज विंग्स, या फिर जिनके पंखे हैं, आर कौन है, फ्रेंड्स, वो हमारे कौन है भैया, साथी हैं। तीसरी कमांडमेंट थी वो नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स। बड़े ध्यान से समझिएगा। चौथी कमांडमेंट थी दोस्तों क्या, नो एनिमल
शैल ड्रिंक एल्कोहल, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। ठीक है मित्रों, अगली कमांडमेंट पांचवी मैं यहां लिख रहा हूं, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। छठवीं कमांडमेंट थी, हाँ एक और कमांडमेंट मैं छोड़ गया साथियों, चलो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड। कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। और एक आखिरी सातवीं कमांडमेंट थी दोस्तों, क्या, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ठीक है। व्हाट एवर गोज अपॉन टू लेग्स, जो दो टांगों पर चलते हैं दुश्मन हैं, जो चार टांगों पर चलते हैं या जिनके पंखे हैं वो दोस्त हैं, सारे जानवर इक्वल हैं। ठीक है, ये अपने आप में दोस्तों पहला ये जो कमांडमेंट है, दो पैरों वाले दुश्मन है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कैपिटलिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो दुश्मन हैं। जो चार टांगों वाले हैं या पंखे हैं वो मित्र हैं। यानी जो पुअर स्ट्रिकन लोग हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, जो गरीब हैं वो सारे के सारे दोस्त हैं। जो मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, गरीब हैं, वो सारे दोस्त हैं। अगला साथियों, कोई कपड़े नहीं पहनेगा जानवर, कोई शराब नहीं पिएगा और कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा। ये बताते हैं कि कोई भी कम्युनिस्ट व्यक्ति जीवन के लग्जरीज को नहीं भोगेगा। इन तीन कमांडमेंट्स का ये मतलब है, ये सिंबल है। अगली जो कमांडमेंट थी, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और चौथी की सारे इक्वल हैं। ये दोनों ही छठवीं और सातवीं कमांडमेंट उनके बीच की, कम्युनिज्म के बीच जो कम्युनिस्ट हैं उनके बीच की इक्वलिटी को दर्शाता है। सभी मनुष्य समान है, ना कोई पूंजीपति है, ना कोई कुछ नहीं, सब बराबर है। तो ये साथियों कहानी थी चैप्टर 2 की, जिसमें सारे के सारे साथियों ये कमांडमेंट्स टांग दी गई हैं, और अब वो जो मैन्योर फॉर्म है वो एनिमल फॉर्म बन जाता है। तो यानी इस चैप्टर 2 में क्या होता है, एनी पिग्स डेवलप द आइडिया ऑफ एनिमलिज्म। जो तीनों सुअर हैं, स्पेशली दो उनमें हैं, कौन, नेपोलियन और स्नोबॉल, वो एनिमलिज्म का आइडिया देते हैं। एनिमल्स रिबेल अगेंस्ट मिस्टर जोन्स, एनिमल रेबेल विद्रोह कर देते हैं मिस्टर जोन्स के खिलाफ। मैन्योर फॉर्म इज रीनेम्ड एनिमल फॉर्म। अब मैन्योर फॉर्म है जो मिस्टर जोन्स का, अब वो मिस्टर जोन्स के भाग जाने के बाद, जार निकोलस के भाग जाने के बाद, अब वो एनिमल फॉर्म बन जाता है, यानी वहाँ कम्युनिज्म आ जाता है साथियों। द 7 कमांडमेंट्स, 7 कमांडमेंट्स वो टांग दी जाती हैं। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ चैप्टर 2। अब साथियों आते हैं आगे के चैप्टर में। ठीक है, आगे के चैप्टर में कौन सी बातें होती हैं, आइए देखते हैं। हाँ साथियों, तो अब आते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में क्या होता है देखिए, अब सभी जानवर के जो है बहुत मेहनत से सुअरों के अंडर में फसल काटने लगते हैं, और वो और ज़्यादा हार्ड लेबर करते हैं, और ज़्यादा वो कठिन परिश्रम करते हैं, और सारी की सारी लीडरशिप उन दो सुअरों के हाथों में आ जाती है। किसके, नेपोलियन और स्नोबॉल के हाथों में आ जाती है, और वो सारा सुझाव देने का काम, यानी मेंटल काम, जो भी मानसिक काम है, वो स्नोबॉल और नेपोलियन के हाथों में
आ जाता है और उन्हीं के लीडरशिप में वो सारे के सारे काम करने लगते हैं। बॉक्सर जो मिस्टर जोन्स के समय में भी मेहनत करता है, अब वो और अधिक परिश्रम करता है। बॉक्सर जो है वो और अधिक परिश्रम करता है, ठीक है, और उसका मोटो ही है कि मैं और ज्यादा परिश्रम करूंगा, आई विल वर्क हार्डर। बॉक्सर और ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। और मॉली एक कैरेक्टर है साथियों, मॉली, ध्यान रखिएगा सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप में किसी न किसी को सिंबलाइज करते हैं। मैं यहीं पर उन्हें बता देना चाहता हूं दोस्तों। बॉक्सर, ठीक है, एक मिनट। जो बॉक्सर है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो अपने आप में किसे दर्शा रहा है? ही इज ए सिंबल ऑफ वर्किंग क्लास। वो वर्किंग क्लास को दर्शाता है दोस्तों, समाज का वर्किंग क्लास है वो। अगर मैं मौली की बात करूं, मौली जो कि एक मेयर है व्हाइट, वो मिडिल क्लास को दर्शाती है, समाज के मिडिल क्लास को दर्शाती है, जो कि साथियों प्राइमरली कंसर्न्ड विथ लग्जरीज। उसे काम में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है और वो लग्जरी की तलाश में ही हमेशा रहती है। यानी ये समाज का मिडिल क्लास था उस जमाने का, मार्क्सिज्म के टाइम का, ठीक है। तो ये सारे के सारे खूब मेहनत से काम करते हैं। बेंजामिन साथियों बेंजामिन को अगर मैं बात करूं, ये है इंटेलेक्चुअल क्लास। ये समाज का बुद्धिजीवी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और बेंजामिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो इतने सारी घटनाओं के बाद भी कोई परिवर्तन महसूस नहीं करता है। जब उससे पूछा जाता है कि यार क्या है, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो कहता है यार गधों का जीवन बड़ा लंबा होता है। आपने कभी किसी गधे को मरा हुआ नहीं देखा होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नृप हो हमें का हानि, ठीक है, ये बिंदास है। लेकिन थोड़ा बहुत करता है, परिश्रम करवाता है साथ में मिल करके। रविवार को छुट्टी घोषित कर दी गई भाई कि भैया संडे को अब छुट्टी रहेगी, अब रविवार को छुट्टी रहा करेगी, ठीक है। अब रविवार को छुट्टी रहेगी और सभी लोग रविवार को क्या होंगे, एकत्र हो जाएंगे और अगले सप्ताह की कार्य रूप तय किया जाएगा। अगले सप्ताह का जो भी सिस्टम होगा, जो भी काम होंगे, वो सब हम लोग तय करेंगे और सब सुअरों के नेतृत्व में ही कार्य करने के लिए अब संतुष्ट थी। अब सभा का जो अंत होता है वो प्रायः उसी गीत से हुआ करता है साथियों। किस गीत से? वो जो गीत ओल्ड मेजर ने उन्हें दिया था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जानवर पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो ओल्ड मेजर ने जो गीत दिया था वही गीत गाते हैं वो। और यहाँ पर स्नोबॉल ने उन्हें एक नया नारा देते हैं, क्या? 4 legs गुड, 4 पैरों वाले अच्छे हैं, 2 legs बैड, और 2 टांगों वाले खराब हैं। यानी ये साथियों, ये जो 4 legs हैं, ये कौन है? गरीब लोग। ये गरीब लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, कहते हैं ये अच्छे हैं। और ये कौन है 2 legs? ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग, ठीक है, ये खराब है। ये स्लोगन स्नोबॉल ने उनको दिया। तो पिग्स जो है लीडरशिप में आ गए। अब पिग्स कहते हैं कि भैया हम जो है इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी वाला काम करते हैं, दिमाग वाला काम करते हैं। तो अब दिमाग वाला काम करने वालों के लिए क्या होता है कि उन्हें और ज़्यादा पौष्टिकता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो दिमाग का काम करते हैं, ब्रेन का। तो ये सारे के सारे जितने देखिए सुअर हैं ना, ये खूब मौज से खा रहे हैं, है ना, दूध पी रहे हैं, सेब खा रहे हैं, मिल्क एंड एप्पल्स गिवन ओनली टू पिग्स। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही साम्यवाद आ गया, जो आइडियल्स लेकर चला गया था, जो आदर्श लेकर चले जाते हैं, वो 7 कमांडमेंट्स कैसे, वो जो साम्यवाद के 7 आइडियल्स हैं, वो कैसे एक एक करके धीरे धीरे टूटते हैं।
बाकी जानवरों को के लिए दूध और फल नहीं है, सेब नहीं है। लेकिन सुअर कहते हैं हम मानसिक कार्य करते हैं भैया, इसलिए हमको ज़्यादा पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, हम दिमाग चलाते हैं, इसलिए वो दूध पिएंगे, वो एप्पल्स खाएंगे। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है साथियों क्या, कि इनइक्वालिटी, जिस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए साम्यवाद आया था, मार्क्सिज्म आया था, उसी मार्क्सिज्म आने के बाद वही इनइक्वालिटी जन्म लेने लगती है, वही इनइक्वालिटी जन्म ले लेती है समाज में, ठीक है। और सुअरों को दिया जाता है एप्पल्स, वो एप्पल्स खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और बेचारी जो और भी जानवर हैं, भेड़ वगैरह और गाय वगैरह, वो सब क्या हैं साथियों, वो बेचारे, उनको सामान्य सा भोजन धीरे धीरे दिया जाता है, ठीक है। यानी नेपोलियन और स्नोबॉल के कार्य में जो है, उनका काम में, फिजिकल लेबर में मन नहीं लगता इन सुअरों का। ये क्या करते हैं, ये दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, दूसरों को टीच करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मानसिक कार्य कर रहे हैं, हमको इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। यानी अब ये बताते हैं कि भैया देखो, विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग मानसिक काम करते हैं ना, उन्हें ज़्यादा नरिशमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम तो ये खाएंगे, तभी तो हम आप लोगों को कुछ ज्ञान दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह सेबों का, दूध का नियमित रूप से सुअरों को क्या है, उसका प्रबंध होने लगा, और धीरे धीरे जो है अब वो एहसास दिला देते हैं जानवर, क्योंकि देखो भैया, हम अगर बीमार पड़ गए ना, अगर हम बीमार पड़ गए तो तुम्हें सिखाएगा कौन, इसलिए जरूरी है कि हम सेहतमंद रहें, इसलिए हम तो ये खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से समाज में धीरे धीरे साथियों क्या चालू हो जाती है, इनइक्वालिटी चालू हो जाती है, समाज में इनइक्वालिटी चालू हो जाती है। हाँ, अब साथियों आते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पर। फोर्थ चैप्टर में क्या होता है, अब देखिए, एनिमल फॉर्म में जो विद्रोह होता है, जानवरों का जो विद्रोह होता है, वो सारे के सारे और भी दूसरे फॉर्म्स में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरे फॉर्म्स में वो पहुंच जाता है। आसपास के पड़ोस के में 2 फॉर्म है, ठीक है, जिनके मालिक हैं कौन, एक तो है साथियों, उसमें है मिस्टर पिलकिंगटन, और एक दूसरे फॉर्म के मालिक हैं कौन, मिस्टर फ्रेडरिक, मिस्टर फ्रेडरिक। इन दोनों के पास न्यूज़ पहुंच जाती है कि अरे वहाँ एनिमल फॉर्म में तो जानवरों ने विद्रोह कर दिया है। ये दोनों बड़े चौकन्ने हो जाते हैं। अब जोन्स वहाँ पहुँचता है, मिस्टर जोन्स इन दोनों से संपर्क करता है, कंसल्ट करता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसको हमें अपने मैन्योर फॉर्म को वापस लाना है। ऐसी कंडीशन में मिस्टर जोन्स जो है इन दोनों के साथ मिल करके, जोन्स इन दोनों के साथ ही मिल करके एनिमल फॉर्म पर अटैक कर देता है, ठीक है, एनिमल फॉर्म पर आक्रमण कर देते हैं। अब जब आक्रमण हो जाता है तो सारे के सारे जानवर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, और ख़ास तौर पर स्नोबॉल और बॉक्सर, ये तो अदम्य साहस का परिचय देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक भेड़ शहीद होती है एनिमल फॉर्म की, और वो लड़का जो मिस्टर जोन्स के समय में जानवरों को खाना दिया करता था, वो भी घायल हो जाता है। उसे मरा जान करके जानवर छोड़ देते हैं, सोचते हैं मर गया, लेकिन स्नोबॉल सबको ढाढ़स देता है कि भाई युद्ध तो, बैटल इज बैटल, युद्ध तो युद्ध है, कुछ ना कुछ तो हानि होती ही है, ठीक है। तो इस तरह से स्नोबॉल और बॉक्सर यहाँ पर 2 हीरोज निकल करके आते हैं। स्नोबॉल को हीरो नंबर 1 वो बन जाता है साहब इस युद्ध के बाद, गोविंदा हीरो नंबर 1, और बॉक्सर बन जाता है हीरो नंबर 2, क्योंकि वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे। तो केवल एक ही भेड़ शहीद होती है। अब यहाँ देखिए, रेबिलियन न्यूज स्पिरिट्स फैल जाती है टू अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म्स में।
मिस्टर जोन अटैक करते हैं एनिमल फॉर्म पर, ठीक है। बैटल ऑफ द काउसेट टेक्स प्लेस। साथियों, इस युद्ध को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ काउसेट्स। बैटल ऑफ काउसेट्स नाम दिया जाता है, ठीक है, एनिमल फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, आगे चल के भी ऑब्जेक्टिव, या अभी तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ काउसेट इन विच नॉवेल हकर्स, किस नॉवेल में आता है, ठीक है। याद रखिए पीजीटी का मेंस होने वाला है, ओ सॉरी प्री होने वाला है साथियों। एनिमल फॉर्म यानी जॉर्ज ऑरवेल आपके पीजीटी में भी हैं, जीआईसी लेक्चरशिप में भी हैं, तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए। बैटल ऑफ काउसेट नाम दिया जाता है इसको। अब स्नोबॉल सोज लीडरशिप एंड ब्रेवरी। स्नोबॉल, दो कैरेक्टर हमारे उभरते हैं, कौन, एक तो स्टालिन और स्नोबॉल, इन दोनों के ही लीडरशिप में अब रशिया चल रहा है, माने एनिमल फॉर्म चल रहा है, ठीक है। जिसमें से स्नोबॉल बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और बॉक्सर भी बहुत बढ़िया से लड़ता है। दोनों को हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 2 की पदवी दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, मिस्टर जोन्स अपना मेन्योर फार्म छोड़ करके भाग जाते हैं और भागने से पहले उनकी बंदूक वहीं गिर जाती है, वो बंदूक छोड़ करके भागते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जानवरों का अपनी जीत का जश्न मनाते हैं सारे कि हमने बहुत बढ़िया लड़ाई की, बहुत बढ़िया जीते, है ना, देखिए सब चल रहा है, हिप हिप हुर्रे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में साथियों अब ये सोचते हैं कि ये जो बंदूक छूट गई है, याद रखिएगा इस बंदूक का भी अपना एक सिंबल है, ये जो बंदूक छूट गई है इसको हम साल में 2 बार फायर करेंगे। क्या, कब फायर करेंगे मित्रों? एक तो 12 अक्टूबर को, इन द 12th अक्टूबर को क्या हुआ था, यही हुआ, क्या हुआ, जोन्स ने अटैक, ये बैटल ऑफ काउशेड, ये जो युद्ध हुआ बैटल ऑफ काउशेड, इस दिन युद्ध हुआ, जोन्स आया, हमने भगा दिया, हम जीत गए। एक तो 12 अक्टूबर को हम इसको फायर करेंगे, एक हम फायर किया करेंगे कब, जून की रात में, जून की उस नाइट को जब भैया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। अरे साहब 1857 नहीं, कब, जब जानवरों ने पहली बार ओल्ड मेजर के कहने पर विद्रोह किया था जोन्स के खिलाफ और जोन्स को भगा दिया था मेन्योर फार्म से और एनिमल फार्म को कन्वर्ट कर दिया, मेन्योर फार्म को एनिमल फार्म में। तो इन 2 दिन हम उस बंदूक को फायर करेंगे। तो ये तो थी साहब एनिमल फार्म की बात। अब मैं आता हूं कि इसका रशियन रेवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है। मित्रों, जैसे ही रूस की क्रांति 1917 में होती है, उसके कुछ दिनों के बाद क्या होती है, अब रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 की है, इसने पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल जाती है कि अरे यहाँ रशियन रेवोल्यूशन ऐसा हुआ, ऐसा ही है ना। तो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल जाती है, सारे मुल्कों में बात फैल जाती है। उसके कुछ दिन बाद साथियों जर्मनी के आर्मीज ने, जर्मनी की आर्मी ने अटैक किया रशिया पर, ठीक है, रूस को तंग करना चालू कर दिया था। तो ये जो बैटल ऑफ काउसेड है, ये रिफ्लेक्ट करता है किसको साथियों, जर्मन इन्वेजन को, जर्मनी के आक्रमण को। तो चैप्टर 4 में बैटल ऑफ काउसेड, दैट इज द मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चैप्टर 5 की पॉइंट्स आइए डिस्कस करते हैं इनको। चैप्टर 5 में क्या होता है मित्रों, अब विंटर, धीरे धीरे विंटर आता है। विंटर आते आते जो मौली है, मौली, ठीक है, व्हाइट मेयर,
ये धीरे धीरे क्या हो, वहाँ से एनिमल फॉर्म से गायब हो जाती है मौली। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा, अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेपोलियन एंड स्नोबॉल। नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है साथियों, वो चालू होता है, मतभेद चालू होता है। देखिएगा धीरे धीरे जो आइडियल्स लेकर के चले थे, वो आइडियल्स किस तरह से टूट जाते हैं। ये दोनों ही नायक हैं ब्रूस के, यानी एनिमल फॉर्म के, इस नेपोलियन और स्नोबॉल। यानी रशियन रेवोल्यूशन में कौन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की। ठीक है। नेपोलियन और स्नोबॉल के विचारों में मतभेद है साथियों। क्या मतभेद है? अगर मैं स्नोबॉल की बात करूं, स्नोबॉल एक बहुत बढ़िया ओरेटर है। स्नोबॉल एक बढ़िया वक्ता है, बढ़िया बोलता है, जानवरों के हित में कार्य करता है। ये सारे के सारे अपने काम लॉजिक और रीजन से हल करना चाहता है। ठीक है, लॉजिकल है और रीजनेबल है, तार्किक है ये। इसी तरह से वो अपने मामले सारे हल करना चाहता है। और ये तर्क देता है कि हमें विंड मिल बनाना चाहिए। क्या? विंड मिल बनाना चाहिए, पवन चक्की स्थापित करनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, इससे जानवरों का परिश्रम कम होगा। जो परिश्रम करते हैं इससे उनके लेबर में कमी आएगी। दे विल बी एट ईज, दे विल हैव टू डू लेस वर्क, उनको कम काम करना पड़ेगा। और दूसरे फॉर्म के जो और भी दूसरे फॉर्म हैं जानवरों के, उनके जानवरों को हमें इन चीजों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है, वो स्नोबॉल के ये सारे के सारे लॉजिक हैं, ये सारे के सारे तर्क हैं। लेकिन नेपोलियन इसके अगेंस्ट में है। नेपोलियन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, मोर ग्रेन्स, ज्यादा अनाज उगाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा अनाज की जरूरत है। और वो कहता है कि विंड मिल में टाइम ना बर्बाद किया जाए। विंड मिल बनाने में वक्त बहुत लगेगा, ये समय की बर्बादी होगी, उतना टाइम हमें, वी शुड पे अटेंशन टू ग्रो मोर क्रॉप्स, ज़्यादा अनाज हम उगाने में ज़्यादा ध्यान दें। और इसके अलावा हमें वेपन्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कलेक्ट करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमें बनाने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों के आपसी मतभेद अब स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, अब जो जानवरों की मीटिंग में ये बातें होती हैं तो ज्यादा समर्थन में लोग किसके दिखाई पड़ते हैं, स्नोबॉल के। लोग मतलब जानवर ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जानवर स्नोबॉल को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ये बात नेपोलियन को नागवार गुजरती है और नेपोलियन अपने जो 4 कुत्ते हैं ना, वो उनको इशारा कर देता है कि अटैक कर दो स्नोबॉल पर। और वो चारों कुत्ते स्नोबॉल पर अटैक कर देते हैं। अब जब मित्रों वो अटैक कर देते हैं तो स्नोबॉल वहां से भाग जाता है, अपनी जान बचाने के लिए वहां से वो भाग जाता है। अब देखिए ये अभी जल्दी अपीयर नहीं होगा, अब वहां से वो भाग जाता है। अब जब स्नोबॉल भाग गया तो एनिमल फार्म का जो सर्वा है वो कौन बचता है, नेपोलियन। नाउ नेपोलियन बिकम्स ऑल इन एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म में अब नेपोलियन ही सर्वा बचता है साथियों। अब कुछ समय के पश्चात नेपोलियन ये अनाउंस करता है कि हमें विंड मिल बनानी चाहिए, हमें विंड मिल बना लेनी चाहिए। जानवर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, दे आर हाईली शॉक्ड दैट बिफोर सम टाइम नेपोलियन refused the proposal of Snowball to make a windmill। अभी तो विंडमिल का ये विरोध किए थे, अब कह रहे हैं कि हमें विंडमिल बना लेनी चाहिए। जब जानवर इस बात को उठाते हैं, लेकिन अब तो नेपोलियन सर्वा हो गया है, वो उसके कुत्तों से डरते हैं। साहब ये जो नेपोलियन के कुत्ते हैं ना, ये रूस की पुलिस है, ठीक है, ये रूस की पुलिस है, उनसे डरते हैं और इसलिए वो जानवर चुपचाप रहते हैं, कोई बहस
नहीं करते हैं उससे, ठीक है। तो नेपोलियन यूज करता है अपने ट्रेंड डॉग्स, अपने कुत्तों को वो यूज करता है एंड ड्राइव स्नोबॉल और स्नोबॉल को वहां से भगा देता है। नेपोलियन बिकम्स डिक्टेटर, अब नेपोलियन क्या है, डिक्टेटर बन जाता है साथियों, तानाशाह बन जाता है वहां का, एंड इंड्स डिबेट्स, और वहां की मीटिंग वूटिंग सब खत्म कर देता है, कहता है भाग जाओ सब, चलो कोई मीटिंग वूटिंग नहीं होगी, है ना, ये रविवार को टाइम वाइम बर्बाद करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से। विंड मिल प्रोजेक्ट कंटिन्यूस अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के अंडर में अब विंड मिल का प्रोजेक्ट चालू होता है। तो नेपोलियन बिकम्स डिक्टेटर, नेपोलियन अब देखिए डिक्टेटर बन जा रहा है, एकदम तानाशाह बन गया, ठीक है। एंड ही बिकम्स लाइक हिटलर इन जर्मनी, अब वो जर्मनी के हिटलर की तरह ट्रीट करने लगता है, सारे के सारे जानवर अब उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो तानाशाह हैं। अच्छा, कुछ तो अंधभक्त हैं, ठीक है, बॉक्सर जैसे लोग, जो लेबर क्लास है वो पूरी की पूरी इसकी अंधभक्त हो गई है। तो विंड मिल प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता है अंडर नेपोलियन, नेपोलियन के अंडर में फिर से वो विंड मिल का प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। अब साथियों इसको हम रसन की क्रांति से कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसी तरह से, जिस तरह से इसमें नेपोलियन ने अपने कुत्ते छोड़े स्नोबॉल पर, उसे भगा दिया स्नोबॉल को, उसी तरह से जर्मनी रूस में भी हुआ था। जैसे ही ये दो फिगर उभरते हैं, इन दोनों की आपस में मतभेद होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, इनके आपस में मतभेद होना चालू हो जाते हैं, और स्टालिन ड्राइव्स अवे ट्रॉट्स्की, स्टालिन ड्राइव अवे कर देता है किसको, ट्रॉट्स्की को, वो भगा देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6, आइए देखते हैं चैप्टर 6 में क्या होता है। अब नेपोलियन चूंकि एनिमल फॉर्म का सर्वे सर्वा हो चुका है, इसलिए अब सारी की सारी नीतियां अब वही तय करता है। वो कहता है हर जानवर को कम से कम वीक में 60 आवर्स काम करने हैं, लगभग 60 घंटे काम करने हैं। और अब ये रविवार की सभा, ये बेकार की चीज है, रविवार की सभा अब नहीं होगी। जो रविवार को अगले सप्ताह की रणनीति बनाते थे जानवर, अब नहीं करेंगे। और रविवार को भी आधे दिन कम से कम उन्हें काम करना है, और जो जानवर आधे दिन काम नहीं करेगा उसका भोजन कट कर दिया जाएगा, उसका भोजन काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नेपोलियन ने जानवरों से 60 घंटे काम करने की हिदायत दे दिया। बॉक्सर ने खूब मेहनत किया। विंड मिल का काम चालू है। समस्या यह है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में कैसे तोड़ना है। बॉक्सर ने इन बड़े बड़े पत्थरों को बड़ी मेहनत से छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा, उसने बड़ा मेहनत किया। जानवरों का भोजन कम हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है साथियों, बॉक्सर का जो न्यू मोटो है ना, वो यही है, क्या, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन हमेशा सही करता है, सही कहता है। दैट इज द लेबर क्लास। बॉक्सर किसको रिप्रेजेंट करता है साथियों, वर्किंग क्लास को, लेबर क्लास को, जिनके मत्थे कम्युनिज्म फला फूला। एनिमल फार्म बिगिंस ट्रेडिंग। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात, अब तक शुरू के जो 7 कमांडमेंट्स थी ना, उनमें यही कहा गया था, क्या, 2 legs आर एनिमीज, 4 legs एंड हैविंग विंग्स आर फ्रेंड्स। जो 2 टांगों वाले हैं ना वो दुश्मन है, 4 टांगों वालों और पंखों वाले शत्रु हैं। अब क्या होता है, अब नेपोलियन ने क्या किया, ट्रेडिंग चालू कर दिया। किससे, दूसरे फार्म्स के मालिकों से ट्रेडिंग चालू कर दिया। उसने उनके साथ व्यापारिक रिश्ते रखना चालू कर दिया। देखिए नेपोलियन हाथ मिला रहा है। तो पड़ोसी किसानों से व्यापारिक संबंध रखेगा एनिमल फार्म, ऐसा नेपोलियन ने अनाउंस कर दिया। वो उन्हें भूसा बेचेगा। एनिमल फार्म बतखों के अंडे बेचेगा आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है।
और यहां पर साथियों एक है मिस्टर वेम्पर, ये बनते हैं कौन? मीडिएटर, मध्यस्थ बन जाते हैं। किसके? इन दोनों के बीच ये एक मीडिएशन का काम करते हैं, मध्यस्थ बनते हैं मिस्टर वेम्पर। ठीक है, एनिमल फॉर्म नेपोलियन और दूसरे जो किसान हैं उनके बीच यानी इंसानों के बीच का मध्यस्थता कराते हैं ये। अब कुछ बतखें बेचारी नाराज होती हैं कि ये तो शोषण है हमारा, ऐसा क्यों होगा, अंडे बेचे नहीं जाएंगे, पहले ऐसा नहीं तय हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे ओल्ड मेजर के टाइम में ऐसा नहीं था। लेकिन नेपोलियन के कुत्तों के आगे सब डरते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। ठीक है, पिग्स वहां से नाराज होकर के चली जाती हैं, लेकिन जब 2-4 दिन उनको बतखें नाराज होकर के चली जाती हैं, लेकिन जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो बेचारी फिर से लौट के चली जाती हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? अब यहाँ से एक और काम होता है साथियों। क्या? एक कमांडमेंट थी कि कोई जानवर बिस्तर पर नहीं लेटेगा, शराब नहीं पिएगा, ये जो कमांडमेंट थी। एक कमांडमेंट फिर यहाँ पर टूटती है इस चैप्टर में। क्या? कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं लेटेगा। अब पिग्स ने क्या किया? बिस्तर पर लेटना चालू कर दिया। लॉजिक क्या थी? क्योंकि वो मानसिक काम करते थे, इसलिए जमीन पर लेटने से उनके दिमाग पर असर पड़ता है। ठीक है, और इसलिए अब वो बिस्तर पर सोएंगे। तो उन्होंने क्या किया? बिस्तर पर सोना चालू कर दिया, है ना, बड़े आराम से। दे आर जस्ट लिविंग इन क्लोवर, मौज से रह रहे हैं। ठीक है, कमांडमेंट अबाउट बेड्स इज सेक्रेटली चेंज। धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? कमांडमेंट वो बदल जाती है। तो सूअरों ने बिस्तर पर सोना प्रारंभ कर दिया है। अब यहाँ एक और घटना होती है साथियों। क्या? विंडमिल एक दिन हवा आती है, तूफान आता है और विंडमिल गिर जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अब विंडमिल गिर जाने पर इसके लिए नेपोलियन क्या कहता है? स्नोबॉल कहता है, स्नोबॉल का काम है ये। सारे जानवरों को वो कन्विंस करता है कि ये सारा का सारा काम, ये जो विंडमिल गिराने का काम है, वो विंडमिल है गिरी है, परेशान मत होइए, विंडमिल गिराने का काम स्नोबॉल का है, उसी ने ही ऐसा कुछ किया होगा। स्टॉर्म डिस्ट्रॉय करता है विंडमिल, लेकिन स्नोबॉल इज ब्लेम्ड, स्नोबॉल को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपोलियन अनाउंस करता है कि हम विंडमिल को दोबारा बनाएंगे, इट विल बी रिकंस्ट्रक्टेड, इसको दोबारा बनाया जाएगा। और ये जो है इस चैप्टर में ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। अब देखिए साहब, इसको हम रसन रेवोल्यूशन से कैसे जोड़ते हैं? ये हाउ इट इज सिंबॉलिक टू रसन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये रसन रेवोल्यूशन के लिए कैसे सिंबॉलिक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब है क्या, रसन रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे स्टालिन और ट्रॉट्स्की, ठीक है, ये दो फिगर उभरे। होता क्या था कि स्टालिन चाहता था कि बाकी दुनिया से हम अपने व्यापारिक रिश्ते रखें। स्टालिन चाहता था कि बाकी दुनिया से हम व्यापारिक रिश्ते रखें, लेकिन ट्रॉट्स्की जो एक कट्टर कम्युनिस्ट था, कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाला था, है ना, वो कहता है कि हमें बाकी दुनिया से रिश्ते नहीं रखने हैं। जबकि कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि हम कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स जहां जहां होगी पूंजीवादी सरकार, वहां से हम उन देशों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टालिन वही काम कर रहा है, यानी जो आइडियल लेकर के चले थे कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट के, उसके विरोधी वो काम कर रहा है। ठीक है, नेपोलियन क्या किया? उसने मनुष्यों से संपर्क स्थापित करना चालू कर दिया। यहां पर एक है साहब स्क्वीलर, एक और ये जो सुअर है स्क्वीलर। ठीक है,
अगर हम कहें ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इट रिप्रेजेंट करता है किसको, डॉक्टर गॉबल्स, डॉक्टर गॉबल्स को। डॉक्टर गॉबल्स थे हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं ये, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में। अब डॉक्टर गॉबल्स कहा करते थे कि अगर एक झूठ को आप 100 बार बोल दीजिए, इट विल टेक द शेप ऑफ रियलिटी, इट विल बी फॉर्म्ड इनटू रियलिटी, तो लोग इसको सच ही मानेंगे। एक झूठ को कई बार चिल्ला चिल्ला के कहिए आप, कुछ दिन बाद वही सच बन जाएगा। बड़े होशियार आदमी थे ये, हमेशा सारे जानवरों को क्या करते हैं, ये नेपोलियन की बातों को ही हमेशा जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। तो ये थी स्टोरी हमारे सिक्स्थ लेसन की, ठीक है साथियों। अब हम चलते हैं आगे 7वें चैप्टर में, ठीक है। हाँ साथियों, तो 7वें चैप्टर में देखिए क्या होता है, हार्श विंटर एंड फूड शॉर्टेज। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, विंटर आता है, खाद्य पदार्थों में कमी आती है। भले ही जानवर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो फूड ग्रेन है उसमें उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, फूड क्राइसिस आती है, खाने में कमी आ जाती है, ठीक है। अब ये होता है कि विंड मिल को और ज़्यादा सशक्त किया जाए और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जिसके लिए बॉक्सर और क्लोवर मिल करके बहुत मेहनत करते हैं, दोनों बहुत ही परिश्रम करते हैं, है क्या। अब हेंस रेबिलियन ओवर एक्सेल होता क्या है, अब नेपोलियन के कहने पर होने लगता है कि 400 अंडे पर वीक, प्रति सप्ताह 400 अंडे बेचे जाएंगे, है ना। और इससे होता है कि कुछ मुर्गियां बेचारी, उनको ठीक से खाना नहीं मिलता, वो कुछ मुर्गियां मर जाती हैं। अब जब इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी नेपोलियन थोप देता है किसके, स्नोबॉल के ऊपर। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम नेपोलियन स्नोबॉल के ऊपर छोड़ता है। जो भी प्रॉब्लम आती है नेपोलियन सारा का सारा जिम्मा स्नोबॉल के ऊपर, कि उसी ने चोरी से सब कुछ ये वही कर रहा है, जो भी गड़बड़ हो रही है ना सब उसी की देन है। अब वहां पर नेपोलियन एक मैदान में सारे के सारे जानवरों को एकत्रित करता है। मित्रों ये वही मैदान है जहां पर, कौन सा मैदान, जहां पर मुर्गियों ने विरोध किया था, ठीक है, मुर्गियों ने विरोध किया था। उन मुर्गियों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है उनको, कुत्तों से वो आक्रमण करा देता है उन मुर्गियों पर नेपोलियन, और वो मुर्गियां बहुत सारी मर जाती हैं। अब सारे के सारे जानवर क्या हैं, नेपोलियन के कुत्तों से परेशान हो चुके हैं। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट काज। अब देखिए एक जो और कमांडमेंट था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन नेपोलियन क्या कर रहा है, जानवरों को मार रहा है निर्दयता से, डिक्टेटर हो गया है, निरंकुश हो गया है। तो उसने उस कमांडमेंट में एक संशोधन करा दिया, क्या, विदाउट कॉज। पहले क्या था, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, लेकिन अब क्या हो गया, जुड़ गया विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के। ये क्लॉज में चेंजेस हो गया, यानी ये जो कमांडमेंट है सीक्रेटली चेंज्ड, वो धीरे से बदल दी जाती है, और इस क्लॉज में क्या जुड़ जाता है, विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के। कुछ कारण हो तो मार सकता है, अकारण नहीं मारेगा, ठीक है। और वहां पर एक और काम होता है क्या, जब सारे के सारे जानवर परेशान हैं, सारे के सारे जानवर जाते हैं किसके पास, क्लोवर के पास। जब क्लोवर के पास जाते हैं तो क्लोवर उन्हें बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो ओल्ड मेजर का जो गीत है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, वो गाने के लिए कहता है, और सारे जानवर वो गाना गाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर स्क्वीलर पहुंच जाता है 2 कुत्ते लेकर के, और
वो उन जानवरों को इंटिमिडेट करता है, डराता है, धमकाता है और सारे जानवर गाने को बंद कर देते हैं और वो कहता है कि अब ये गाना नहीं गाया जाएगा, अब ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो गीत है ये नहीं गाया जाएगा, एक मिनिमस का गीत एक गाया जाएगा जो कि एक नया गीत बनाया गया है, उस गीत को गाया जाना है। तो इस तरह से ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो गीत है ये भी बंद करा दिया जाता है। अब देखिए सर, इसमें जो है रशियन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे सिंबल है ये चैप्टर, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो सिंबॉलिक हैं रशियन रेवोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहली बात जो है, 5 ईयर प्लान आया था। ये जो विंड मिल का प्रोजेक्ट है ना साथियों, ये फेल होता है एनिमल फॉर्म में। ये सिंबल है किसका, जो 5 ईयर प्लान, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो 5 ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्लान आया था रशिया का, उसके फेल्योर को दर्शाता है, यानी फेल्योर ऑफ रशियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, वो जो 1927 से लेकर के 1932 ये 5 साल का 5 ईयर का जो प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था ना ट्रोट्स्की के द्वारा, है ना, ये फेल, विंड मिल का फेल्योर ये दिखाता है, अनाज में कमी इसका फेल्योर दिखाता है रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो 5 साल का प्लान आया है। ठीक है, ये उसके लिए सिंबॉलिक है। अच्छा, नेपोलियन ने, इसमें नेपोलियन ने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट दिया, मृत्युदंड दिया। किसको, बहुत सारे डक्स को मार डाला, बतखों को मार डाला, बहुत सारे हेंस मुर्गियों को मार डाला उसने। साथियों, स्टालिन ने भी 1930 में 1930 में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मरवा दिया था। ठीक है, तो सारे के सारी जो एनिमल फार्म की स्टोरी है वो पूरे की पूरी सिंबॉलिक है किसकी, रशियन रेवोल्यूशन की। ठीक है, अब मैं कहानी को आगे ले चलता हूं साथियों, चैप्टर 8 में चलते हैं। अब 6th कमांडमेंट चेंज, तो 6वीं जो कमांडमेंट है साथियों, क्या कि कोई एनिमल दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के। उसमें देखा आपने कि वो चेंजेस हो गई, उसमें परिवर्तन आ गया। पहले था कि मारना ही नहीं है, अब कहा गया कि विदाउट कॉज, बिना कारण के नहीं मारेगा, कारण है तब मार सकता है। 6th कमांडमेंट चेंज टू, ये बदल गई। नेपोलियन लिव्स इन आइसोलेशन, अब नेपोलियन एकदम अकेले रहता है, बिंदास रहता है, निरंकुश है वो पूरी तरह से, और सारे के सारे ग्रैंड टाइटल्स उसको नवाजे जाते हैं, दिए जाते हैं। स्क्विलर जो है ना, प्रोपागंडा फैलाता है, उसका काम ही है प्रोपेगेंडा करने का। क्या वो कहता है कि अनाज भंडार में, अनाज में 200% से लेकर के 400% तक की ग्रोथ आई है, खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो गई है। लेकिन जानवर तो हकीकत जानते हैं, वो भूख से मर रहे हैं, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो काहे की ग्रोथ आई है। लेकिन क्या करें, सब डर रहे हैं, नेपोलियन के कुत्तों से सब डरते हैं। तो एनिमल्स वर्क हार्डर, अब जानवर और मेहनत से काम करते हैं, डिस्पाइट हंगर एंड एग्जॉशन, बेचारे थकान में हैं, हंगर भूख से है, भूख लगती है उनको बहुत ज़्यादा, खाने को पूरा नहीं मिलता भरपेट। इसके बावजूद भी जानवर पहले से और अधिक मेहनत करते हैं, अब और ज़्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक है, नेपोलियन क्या करता है, निगोशिएट्स टिम्बर सेल विथ पिलकिंगटन एंड फ्रेडरिक। नेपोलियन निगोशिएट, बात करता है कि टिम्बर, लकड़ियां बेची जाएं, किसको, फ्रेडरिक को और किसको, पिलकिंगटन को लकड़ियां बेची जाए, उनके साथ वो सौदा करता है, और जो उससे पैसा मिलेगा उससे वो विंड मिल के लिए मशीनरी खरीदेगा। लेकिन जो मशीनरी आती है साथियों, फ्रेडरिक जो सप्लाई करता है, वो सब नकली है, वो सब नकली है। तो अब इंसानों से ट्रेड उसने चालू कर दिया है, जो उसके 7 कमांडमेंट के अगेंस्ट था। जानवरों से का दोस्ती रखना, मित्रता रखना, व्यापारिक संबंध रखना मनुष्यों के साथ, अब उसका उसने उल्लंघन कर दिया पूरी तरह से। टिम्बर सोल्ड की जाती है,
लकड़ी इमारती बेच दी जाती है फ्रेडरिक को। फेडरिक देता है क्या? विथ फेक बैंक नोट्स, फर्जी नोट दे देता है उनको, फर्जी नोट दे देता है, ठीक है। इसी तरह मशीनरी भी जो खरीदी जाती है विंडमिल के लिए, वो भी सब फर्जी आती है, ठीक। अब होता क्या है, अब यहां पर पुनः साथियों फ्रेडरिक अब यहां पर बैटल ऑफ विंडमिल स्टार्ट होता है, फिर से एक युद्ध स्टार्ट होता है साथियों, बैटल ऑफ विंडमिल डिस्ट्रॉयड विथ एक्सप्लोजिव्स। फ्रेडरिक क्या करता है? विंडमिल को एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है ना, कुछ बारूद लगा देता है और विंडमिल उड़ जाती है, पुनः विंडमिल नष्ट हो जाती है। अब एनिमल्स, जानवर तो जीत जाते हैं युद्ध तो जीत जाते हैं जानवर, लेकिन इसमें एक गाय है, 3 भेड़ हैं, 2-3 कलहंस हैं, ये कुछ जानवर बेचारे दे लूज दियर लाइफ, वो अपना जीवन खो देते हैं। स्क्विलर खूब प्रचार करता है। अब स्क्विलर प्रचार करता है क्या कि भैया स्नोबॉल ने नेपोलियन को जहर दे दिया है, खाने में जहर मिला दिया है, और इसलिए जो हमारे कॉमरेड नेपोलियन साहब है ना, वो जल्दी ही अब मर जाएंगे, और इसीलिए नेपोलियन शराब पी रहा है ताकि शायद वो बच जाए। तो दिस वाज अगेन एन अनदर कमांडमेंट दैट इज बीइंग वायलेटेड बाय द पिग्स के द्वारा वायलेट किया जाने वाला ये अगला कमांडमेंट है। देखिए अब सुअर शराब पीना चालू कर दिया है उन्होंने, जो कि एक और कमांडमेंट का उल्लंघन है। तो पिग्स डिस्कवर एंड ड्रिंक विस्की, अब विस्की पीने लगे हैं वो। कमांडमेंट बदल जाती है क्या? नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। अभी तक था नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, अब क्या जुड़ गया इसमें? सर प्लस हो गया टू एक्सेस। भैया ज्यादा शराब नहीं पिएगा, ज्यादा नहीं पिएगा ठीक है। और साथ में पिग्स इंक्रीजिंगली बिहेव लाइक ह्यूमंस। अब जो पिग्स है ना, वो बिहेव करने लगते हैं, अब वो व्यवहार करने लगते हैं किस तरह से? लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह वो व्यवहार करने लगते हैं। अब पता ही नहीं चल रहा कौन सुअर है कौन इंसान है, यानी कौन कम्युनिस्ट है कौन कैपिटलिस्ट है, पता ही नहीं चल रहा है। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस, पिग्स इंक्रीजिंगली बिहेव लाइक ह्यूमंस की तरह वो ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है साथियों, आगे आते हैं अगले चैप्टर में साथियों। चैप्टर 9 में क्या होता है? चैप्टर 9 दिखा रहा है कि एनिमल सफर कर रहा है, जानवर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, परेशान है अब वो। ठीक है, मोर while the pigs become richer and more powerful, जबकि जो सुअर हैं जिन आदर्शों को, हाँ अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, इसके पहले जो चैप्टर है इसकी कमेंट्री थोड़ा सा और मैं बात कर लूँ कि ये कैसे रिलेट कर रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो नेपोलियन के लिए ये प्रचार किया जाता है स्क्विलर के द्वारा कि नेपोलियन इज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ ओल्ड मेजर। नेपोलियन ओल्ड मेजर का सच्चा फॉलोअर है, वो उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। यानी ये प्रचार किया जाता है स्टालिन के लिए कि स्टालिन सच्चा फॉलोअर है किसका? कार्ल मार्क्स और लेनिन का, यानी साम्यवाद का सच्चा फॉलोअर है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह साथियों ये सारे के सारे प्रचार स्क्विलर के द्वारा जो एनिमल फॉर्म में किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर गोबेल्स ये झूठा प्रचार करने वाला है। किसके लिए साथियों? किसके लिए? रेवोल्यूशन के स्टालिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर में देखिए, बॉक्सर खूब मेहनत से काम करता है। अब विंड मिल तो खराब ही हो गई है, बॉक्सर काम कर रहा है। ठीक है, बॉक्सर इतना काम करता है कि एक दिन बॉक्सर जो है कोलैप्स कर जाता है, ओवरवर्क, ज्यादा काम करने के कारण कोलैप्स कर जाता है ना। देखिए, आई विल वर्क हार्डर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन हमेशा सही कहता है। ये वो लोअर क्लास है साथियों जो नेपोलियन के कहने पर
यानी स्टालिन के कहने पर, उसके झूठे प्रचार से वो उसकी ब्लाइंड सपोर्ट करती है, फॉलोवर है मार्क्सिस्ट लोग। लेकिन वो तो मौज कर रहा है, लेकिन जो जनता है वो कोलैप्स कर रही है। तो ये बॉक्सर कोलैप्स कर जाता है। अब बॉक्सर को साथ साथ होता क्या है, अब एनिमल जो है स्टार्व कर रहे हैं साथियों। एनिमल, जानवर फूड क्राइसिस से परेशान है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है, ये बेचारे ताक रहे हैं, और सुअर मौज से खा रहे हैं। पिग्स फीस्ट, दावत कर रहे हैं सुअर, बड़े बड़े नेता अब वो दावत कर रहे हैं, लेकिन जानवरों की हालत खराब है। अब यहां पर होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। बॉक्सर के साथ होता क्या है, बॉक्सर को एक गाड़ी में, जो गाड़ी किसकी है, स्लाटर हाउस की है, बुचर हाउस की, कसाई खाने की है, उसमें भर करके बॉक्सर को भेज दिया जाता है कसाई खाने। लेकिन स्क्वीलर जो प्रोपागेंडा फैलाने वाला है, वो जानवरों, जब जानवर देखते हैं और विरोध करते हैं तो कहता है नहीं, गाड़ी जरूर बूचर हाउस की है, कसाई खाने की है, लेकिन वास्तव में वो एम्बुलेंस है और उसको एक बढ़िया से हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रोपागेंडा फैला देता है, और ये देख करके सारे जानवर चुप हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये जो स्क्वीलर है ना, ये सारे जानवरों को बेवकूफ़ बना रहा है कि बॉक्सर को कसाई खाने वाली गाड़ी में अस्पताल भेजा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ही इज़ ऑफ नो यूज, जब बॉक्सर किसी काम का नहीं है उसे कसाई खाने भेज दिया जाता है। इधर पिग्स लिव, जानवर जी रहे हैं इन लग्जरी, भोग विलास में, और ट्रेड विद ह्यूमंस, इंसानों के साथ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं वो इंसानों के साथ। प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, बिट्रायल ऑफ लॉयल्टी, बिट्रायल हो रहा है, वफादारी को अब ताक पर रखा जा रहा है। वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो वर्किंग क्लास है वो बेचारा और दबा जा रहा है। जिन आदर्शों को लेकर के वर्किंग क्लास ने इनका साथ दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कम्युनिज्म का, मार्क्सिज्म का, आज वही मार्क्सिज्म उन पर हावी हो रहा है। करप्शन ऑफ पावर बढ़ गया, पावर का करप्शन। नेपोलियन जो कि अब सर्वे सर्वा हो चुका है, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। प्रोपागेंडा फैला रहा है स्क्वीलर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपागेंडा फैला रहा है। नेपोलियन के हर गलत काम पर वो पर्दा डालने का काम कर रहा है। लॉस ऑफ इक्वलिटी, अब धीरे धीरे इक्वलिटी खत्म हो रही है, केवल सुअर प्रॉस्पर हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे जानवर परेशान हो रहे हैं। रसिया का यही हाल हुआ था। आखिरी चैप्टर में आते हैं साथियों, अंतिम चैप्टर है, क्या हालत है कई साल बाद। देखिए हुआ क्या, अंत में क्या हो रहा है। अब ज़्यादातर जो पुराने जो रशियन रेवोल्यूशन वाले जानवर हैं वो बेचारे सब दफन हो चुके हैं, मर चुके हैं। यानी जो पुराने लोग हैं जिन्होंने क्रांति में सहयोग किया था रशियन रेवोल्यूशन में, अब बेचारे ख़त्म हो गए हैं। द न्यू जनरेशन के, एक नई पीढ़ी आ चुकी है, वो पुराने लोगों के बलिदान को जान भी नहीं रही है कि लोगों ने कितना बलिदान दिया था, कितनी मेहनत किया था हम लोगों के लिए। द फार्म प्रॉस्पर्स, अब जो एनिमल फार्म है वो तो प्रॉस्पर हो रहा है, रशिया की तरक्की तो हो रही है, बट कॉमन एनिमल्स रिमेन पुअर एंड ओवरवर्क्ड। लेकिन जो कॉमन जानवर है ना, कॉमन लोग हैं, अब वो रिमेन पुअर एंड ओवरवर्क्ड, वो बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। उनके ऊपर और काम का बोझ हो गया है, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपनी रोजी रोटी के लिए, ये हालात बन गए हैं। अब पिग्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन 2 legs। साथियों, अब जो सुअर हैं वो स्टार्ट चालू कर देते हैं वॉकिंग ऑन 2 legs, 2 टांगों पर चलने का प्रयास करने लगे हैं। यानी वही मार्क्सिस्ट जो कहते थे 2 टांगों वाले
यानी कैपिटलिस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। वही कैपिटलिस्ट की तरह, वही उन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की तरह बिहेव करने लगे हैं, यानी दो टांगों पर चलने का प्रयास जानवर करने लगे हैं। एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस, अब वो इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। देख लीजिए नेपोलियन को, सूट वूट पहन करके एकदम इंसान की तरह इंसान बन गया ये, यानी पूंजीवादी बन गया। और बाद में ये नारा दे दिया जाता है कि 4 legs गुड, 4 टांगों वाले अच्छे हैं। वर्किंग क्लास मार्क्सिस्ट अच्छा है, बट 2 legs बेटर, लेकिन 2 लेग वाले कैपिटलिस्ट और अच्छे हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। द स्लोगन चेंजेस टू 4 legs, स्लोगन बदल जाता है किसमें, टू 4 legs गुड, कि 4 टांगों वाले अच्छे हैं, 2 legs बेटर, 2 टांगों वाले और ज्यादा अच्छे हैं। अब केवल एक कमांडमेंट बचती है साथियों, क्या, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर इक्वल तो हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ जानवर उनमें ज्यादा इक्वल हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कौन एनिमल है कौन ह्यूमन है। जो मार्क्सिस्ट थे वो आज कैपिटलिस्ट के साथ बैठ करके जाम लड़ा रहे हैं, यानी सब एक हो गए हैं, कोई फिगर का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन साम्यवादी है और कौन कैपिटलिस्ट है। यानी सारे के सारे जितने कमांडमेंट्स थे वो सारे के सारे टूट जाते हैं और यहाँ से ये नॉवेल खत्म होता है। साथियों, दिस वाज एन एलिगरी। मैंने सबके लगभग वो सारे सिंबल्स आपको समझा दिए हैं, ठीक है। सारे के सारे सिंबल मैं लेकर के चला हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्वेश्चन तैयार करना है, क्या, एनिमल फॉर्म एज एन एलिगरी, ठीक है। एनिमल फॉर्म एक एलिगरी जानते हैं, स्टोरी जो कि जानवरों या सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट की जाती है, वो एलिगरी है। एक एलिगरी तैयार करिए, या इसी को मैं कह दूं एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी। Political allegory. This is the most important question in this novel. इस नॉवेल में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। सिंबल्स जाने रहिए, कौन किसका सिंबल है। करेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सारे करेक्टर के स्केच, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन ये पूरे नॉवेल को कवर कर रहा है तो लंबा ही होगा। तो उम्मीद है ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में किसी और वर्क के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।